Hello everyone, welcome back to our channel Education Space. I am Divija and आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी साइकोलॉजी क्लास 12 का ये चैप्टर है जिसका हम पार्ट 6 कर रहे हैं. ठीक है, आई नो ये लंबा बढ़ता जा रहा है बट पेशेंस रखना है हमें एंड सिंसियरली पढ़ना है. दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड इट विल टेक टाइम. जितना इस चैप्टर को टाइम दोगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसका इसी हिसाब से इसको ज्यादा टाइम मिल रहा है. तो हम शुरू करते हैं. हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में साइकोडायनामिक अप्रोच एंड पोस्ट फ्लूइडियन अप्रोच खत्म कर दी थी. लॉन्ग अप्रोच, अब सारी शॉर्ट अप्रोच आ गई है. ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, ये अप्रोचेस बची हैं. इसके बाद हम पर्सनालिटी असेसमेंट में चलेंगे. अभी ये दो छोटी छोटी अप्रोचेस करते हैं. दीज आर इजी, ये हमने पहले भी करी हुई है. ठीक है, तो इस पे ज्यादा ऐसे दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, तो रिलैक्सिंग वीडियो रहने वाली है ये वाली. तो हम करते हैं बिहेवियरल अप्रोच. बिहेवियरल अप्रोच क्या कहती है कि जो पर्सनैलिटी है ना, इट इज एज अ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरमेंट. ठीक है, पर्सनालिटी क्या होती है? एक जो एनवायरमेंट है ना उसका रिस्पॉन्स है पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच. जिस तरीके से हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है. 11th में भी आपको ये वर्ड बहुत बार सुनाई दिया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये पता हो. अगर किसी को नहीं पता है तो डोंट वरी, चिंता करने वाली बात नहीं है. स्टिमुलाई मतलब बाहर से कोई रिएक्शन मिल रहा है. मुझे पत्थर लगा तो वो मेरा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है. मुझे बाहर से हवा फील हुई, कुछ भी जो मुझे आसपास दिख रहा है ना वो स्टिमुलाई है. ठीक है, तो एनवायरमेंट स्टिमुलाई एक ही बात है. तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स जो एक इंडिविजुअल करता है, दैट इज पर्सनालिटी, दैट शेप्स पर्सनालिटी, दैट डेवलप्स पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच. नाउ व्हाट हैपेंस इज, सेकंड चीज उसने कही कि पर्सनालिटी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है. हर चीज की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, एक बेसिस होता है. ठीक है, इसकी क्या है? इसका है रिस्पॉन्स. अगर मुझे कुछ इफेक्ट करेगा और मैं रिस्पॉन्स ही नहीं करूंगी तो मैं सीखूंगी कैसे? मैं सीखना इज रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू इट. ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगी? थ्रू रिस्पॉन्सेस. हम पॉइंट्स में यहाँ पे पढ़ते हैं. पॉइंट्स आपको ध्यान करवाते हैं कि आपको बुक में क्या मार्क करना है एंड आंसर में क्या लिखना है. सो ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये है. सेकंड, हम उसका मिड पॉइंट कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी. सेकंड मेन पॉइंट इस इसकी जो कोर टेंडेंसी है ना. अब ये वाली लाइन पढ़ के ना लोग बच्चे ऐसे जाते हैं कि भाई ये क्या पढ़ लिया. ठीक है, कंफ्यूजिंग लाइन समझते हैं. तो अभी ना मैं बताती हूँ कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है. इसमें सबसे पहले कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर इज रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सोशल नीड्स दैट एनर्जाइज बिहेवियर. ठीक है, इसमें से ना कोर टेंडेंसी से लेके ये और ये पढ़ो सीधे, बीच वाला अभी के लिए छोड़ दो. क्या है? कोर टेंडेंसी दैट एनर्जाइज बिहेवियर. ये क्या कहना चाहता है? ये मेन बात कहना चाहता है कि जो बिहेवियरल अप्रोच है वो कहती है कि कोर टेंडेंसी, कोर बेसिस जो कि हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज करती है, जो हमारे बिहेवियर को अंदर से मोटिवेशन देती है कि हम कोई चीज क्यों बिहेव करते हैं. ये कोई टेंडेंसी, ऐसी क्या टेंडेंसी हमारे अंदर कि हम इस तरीके से बिहेव करते हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई कि बिहेवियरल अप्रोच क्या कह रहा है कि ऐसी टेंडेंसी जिससे हम कुछ बिहेव करें, वो कैसे होती है? वो ऑर्गेनाइज करती है हमारा बिहेवियर, एनर्जी के लिए हमारा बिहेवियर ऑर्गेनाइज करती है. इज रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स. हमारी बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स को वो ऑर्गेनाइज करके रिड्यूस जब होता है ना, तब हमारा बिहेवियर ऑर्गेनाइज होता है. बायोलॉजिकल सोशल नीड्स जैसे मुझे पानी पीना, ठीक है, मुझे खाना खाना है. फॉर मी टू लिव आई नीड फूड एंड वाटर. ये क्या हुई? मेरी बायोलॉजिकल नीड्स हुई. सोशल नीड्स क्या होंगी? मुझे आसपास मेरे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए. फॉर मी लिविंग, कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, राइट? तो अब क्या हुआ? हमारी बिहेवियर और एनर्जी कैसे मिलती है हमारे बिहेवियर को? हम कुछ काम क्यों करते हैं? ठीक है, मैं ये पेन क्यों उठा रही, मेरी कोई नीड होगी तभी तो उठा रही हूँ मैं. तो ऐसे हमारा बिहेवियर ऑर्गेनाइज्ड क्यों रहता है? Our organized behavior is the reduction of biological और social needs. Biological social needs हमारी है, इस वजह से हम किसी तरीके से का रिस्पॉन्स करते हैं और उस चीज से हमारा बिहेवियर फॉर्म करता है, उस चीज से हमारी बिहेवियर में एनर्जी आती है. सिंपल.
नेक्स्ट इट इज कि ये चीज जो है ना सिर्फ ये नहीं होता कि मैं वैसे ही उठ के कर लूंगी, इसके लिए मुझे रीइंफोर्समेंट चाहिए। मेरे को चाहिए, अब मैं जैसे अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ, मुझे उस चीज के लिए रीइंफोर्समेंट चाहिए, मुझे उस चीज के लिए मोटिवेशन चाहिए। मैं विदाउट, अगर मेरे को ऐसा है कि मुझे खाना बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरी नीड है तो मैं खाना बना दूंगी। ऐसा भी हो सकता है मैं पड़ी रहूंगी, कोई बात नहीं यार कल खाऊंगी सीधे सुबह, मैं बहुत थक रखी हूँ। मुझे चाहिए एक अच्छी रीइंफोर्समेंट। सो बिहेवियर अप्रोच सेज दैट, बिहेवियर अप्रोच कहती है कि फोर्स, जो रीइंफोर्समेंट होता है ना, उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आर द मेन पार्ट्स विच फॉर्म आर पर्सनैलिटी, विच डेवलप्स आर पर्सनैलिटी थ्रू बिहेवियर। Next main point, next third main point is theories of classical conditioning, instrumental learning and observational learning, जो हमने 11th में पढ़ी है। एंड आई होप आपको पता हो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं दीदी अब तो भूल गए हम, डोंट वरी, इसमें आपको बताना भी नहीं है कि ये क्या है, किसने दिए, कुछ भी नहीं। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तीनों ही बिहेवियर अप्रोच को यूज करके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट और जानने के बारे में और इम्प्रूव करते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, एक डॉग का एक्सपेरिमेंट था, एक रैट का एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना, वो बिहेवियर से रिलेटेड था। तो इसमें भी यही कहा गया है कि इसमें क्या है, इसकी थ्योरीज क्या है बिहेवियर अप्रोच की, कि क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सिंपल। नेक्स्ट इज कि इसका फोकस क्या किस चीज पे होता है, सोशल लर्निंग पे एंड सेल्फ रेगुलेशन पे। बाकी अप्रोचेज में ऐसा क्या है जो बिहेवियरल अप्रोच में, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका आंसर ये होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कि इसका फोकस किस चीज में होगा, सोशल लर्निंग पे। ये क्या करेगा, एक बिहेवियर को लर्न करेगा, अनलर्न करेगा, रीलर्न करेगा। ये तीन चीजें, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ये आपके चैप्टर 4 में भी आएगा। ठीक है, चैप्टर 4 या 5, जिसमें आपका ये बता रखा है ना कि इसको थेरेप्यूटिक कैसे करते हैं, इसको ठीक कैसे करते हैं इन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को, उसमें आएगा। तो बिहेवियर को क्या करना होता है हमें, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ठीक है, ये चीज जो है ना वो सिर्फ बिहेवियरल अप्रोच में है। सोशल लर्निंग में क्या होता है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, लोगों को ऑब्जर्व करके सीखना, लोगों को देखना और फिर सीखना, लोगों को देख देख के इमिटेट करना। हम टीवीज पे मॉडल्स को देख के बच्चे, छोटे बच्चे रैंप वॉक करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम टीवी पे एंकर देखते हैं तो उनकी तरह बोलने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं। कई लोग मिमिक्री कर रहे हैं, वो लर्न कर रहे हैं चीजें, तो वो क्या होगी, सोशल लर्निंग। ये बस बिहेवियरल अप्रोच कहती है कि हमारी पर्सनैलिटी सोशल लर्निंग से भी इंप्रूव हो सकती है, बन सकती है, डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एंड बेस्ट वे टू लर्न बिहेवियर इज सोशल लर्निंग एंड सेल्फ रेगुलेशन। दिस वाज बिहेवियरल अप्रोच। अगले अप्रोच पे चलते हैं, बड़ी इजी अप्रोच थी, अगली अप्रोच भी वेरी इजी। तो कल्चरल अप्रोच क्या है, कल्चरल अप्रोच में मेन पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट की पर्सनालिटी को ना कल्चरल अप्रोच में इन रेफरेंस, इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई देखा जाता है। ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो कैसे इफेक्ट होती है फ्रॉम योर कल्चर और योर ट्रेडिशन और योर रिलीजन और योर अपब्रिंगिंग। ठीक है, इससे इफेक्ट करता है आपका कल्चर आपकी पर्सनालिटी को। इट इज इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ट्रेन, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, कि आपका कैसा, पहाड़ों में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं, सबकी पर्सनालिटी में वेरिएशन होती है बिकॉज ऑफ दैट वे ऑफ लिविंग। ठीक है, देन कम्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। आप जो है गर्मियों में रहते हो, मतलब जहाँ पे पूरे टाइम हार्श समर्स रहती है, जैसे डेजर्ट एरिया, और आप रहते हो माउंटेन्स में जहाँ पे पूरे टाइम कोल्ड क्लाइमेट रहता है। तो कोल्ड क्लाइमेट एंड हॉट क्लाइमेट की पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंट होगी। जो आपकी पर्सनैलिटी में मैंने बोला कि उसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल पार्ट्स नहीं आते, फिजिकल पार्ट्स भी आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब अगर आप पहाड़ी लोगों को देखोगे, सो दे आर वेरी, उनका स्टैमिना इतना वो होता है कि आप 2 मिनट में, जब तक आप यहाँ तक पहुंचते हो ना, वो वहां तक पहुंच के वापस भी आ चुके होते हैं। सो दे आर वेरी फास्ट, उनका स्टैमिना इतना अच्छा है, वो फास्टली पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ, वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट ही तो हुआ। तो ऐसे ही ये सारी चीजें, फ्लोरा एंड फौना, मेरे आसपास कौन से जानवर रहते हैं, क्या पेड़ पौधे हैं, उससे हर चीजों से हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट होता है। देन इट्स सेटलमेंट पैटर्न, सोशल स्ट्रक्चर, डिविजन ऑफ लेबर, आपके आसपास आपकी सोसाइटी में मोस्टली हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन ईच फैमिली। ठीक है, पर्सनैलिटी के मतलब
फैमिली स्ट्रक्चर क्या है आपकी सोसाइटी में, ठीक है, आपकी जो भी सारी आपके फीचर्स है ना, आपके रिलेशंस है आपके आसपास, वो क्या होता है, उससे चाइल्ड की ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। एंड जैसे ही ये इफेक्ट होता है चाइल्ड्स ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट, उससे क्या होता है, उससे चाइल्ड की पर्सनालिटी इफेक्ट होती है, उससे चाइल्ड की पर्सनालिटी चेंज होती है, उस तरफ जाती है। जैसे रिचुअल्स, सेरेमनीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, गेम्स, आर्ट्स एक्सेट्रा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये इनके कल्चर में रिफ्लेक्ट होती है। अब जैसे मैंने बोला, कल्चर से इंडिविजुअल बनता है, ये भी लिखा हुआ है, बट ऑन द सेम हैंड साइड जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे भी कल्चर बनता है, दोनों बैलेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि कल्चर ऐसा है तो इंडिविजुअल नहीं तो बन के बनाया होगा कभी कल्चर। तो अगर मेरे आसपास वाले लोग जो है ज्यादा इस तरीके से रहने लग गए कि जैसे पहाड़ी रहते हैं, ठीक है, जैसे या फिर एक टाइप ऑफ न्यू गेम खेलने लग गए और हम अपने बच्चों में वही खिलाने लगे उनको, वो उनको वही खिलाने लगे, तो क्या हो गया, वो हमारा कल्चर बन गया, वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो सेरेमनीज है, जो रिचुअल्स करने लग गए हम लोग, ऐसा नहीं है सारे रिचुअल्स अच्छे हैं, कुछ नेगेटिव रिचुअल्स भी थे, जैसे सती प्रथा, इट वॉज नॉट ऑलवेज इन आवर कल्चर, कुछ इंडिविजुअल्स ने करा और वो हमारा कल्चर बनता चला गया कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब हम सती प्रथा को हटाने की बोल रहे थे तब लोग क्या फाइट कर रहे थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट में यही कहा था कि दिस इज आवर कल्चर, विच वॉज क्लियरली नॉट। कल्चर कैन बी फाउंड बाय एनीवन। तो सेम चीज उन्होंने बोली है कल्चरल अप्रोच में, कि जैसे इंडिविजुअल्स कल्चर बनाते हैं वैसे ही कल्चर को इंडिविजुअल्स बनाते हैं, कल्चर इंडिविजुअल्स बनाते हैं, दोनों चीजें। इसका अब एग्जाम्पल दिया गया आपकी बुक में, ये जो है वो पेपर में भी आ सकता है एज अ केस स्टडी। तो वो है बिरहौर ग्रुप ऑफ झारखंड। ओके, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, बिरहौर, ठीक है, बट आपकी बुक में यही एग्जाम्पल है जिसमें इन्होंने बताया कि देयर इज कॉन्ट्रास्ट in a child's upbringing in a tribal area. This was a tribal group of Jharkhand and versus an agricultural society, ठीक है, agrarian society। क्या डिफरेंस होता है कि जो ट्राइबल एरिया होता है ना, वहां पे बच्चा क्या बनता है, इंडिपेंडेंट बनता है, वहां पे बच्चे की सोशल स्ट्रक्चर से उसे ऑटोनॉमस बनाने की तरफ पुश करता है, वहां पे वो अचीवमेंट ओरिएंटेड बनता है, ठीक है। अब उसे हार्श बनना पड़ेगा, उसे खुद से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उसे एल्डर्स के बिना काम करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो हर टाइम सर्वाइवल मोड पे रहेगा, राइट। उसे हंटिंग करने के लिए अचीवमेंट ओरिएंटेड बनना ही पड़ेगा, दैट्स हिज कल्चर डिमांडिंग इट, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम एग्रीकल्चरल सोसाइटीज की बात करें तो वहां पे अगर ऐसा कोई पर्सन होगा ना, उसे माना नहीं जाएगा, उसे कहा जाएगा कि ये तो कितना नेगेटिव पर्सन है, कितना आउट ऑफ कल्चरल पर्सन है, कितनी गंदी पर्सनैलिटी है इसकी। बट मैंने कहा किसी की पर्सनैलिटी गंदी नहीं होती है, इट्स जस्ट डिफरेंस इन कल्चर्स। यहाँ पे क्या डिमांड करती है, ये सोसाइटी डिमांड करती है कि बंदा ओबीडियंट होगा और टुवर्ड्स एल्डर्स, नरिश करेगा अपने यंगर्स को, एंड रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर हिज एक्टिविटीज, बिकॉज वो लोग यहाँ पे साथ में रहते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर क्लोज है, तो डिफरेंस होगी इनकी थिंकिंग में, डिफरेंस होगा इनके कल्चर्स में, इसीलिए डिफरेंस होगा इनकी पर्सनैलिटी में। सो दिस वॉज कल्चरल अप्रोच। अब हम चलते हैं लास्ट अप्रोच, ठीक है, फाइनली लास्ट अप्रोच पे हम पहुंच चुके हैं, इट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। वो करते हैं एंड जल्दी से ये वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं, इसके बाद बस एक वीडियो लेक्चर और आएगा, एक या दो, बिकॉज पर्सनैलिटी असेसमेंट खत्म करनी है हमें गाइस, फिर ये चैप्टर खत्म है, आई प्रॉमिस यू दैट। सो दिस इज इट। अभी हम करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या हुआ, उन्होंने दो लोगों ने मिलकर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में मेन कंट्रीब्यूशन दिया। फर्स्ट वाज कार्ल रॉजर्स एंड सेकंड वाज अब्राहम मैस्लो। अब अब्राहम मैस्लो आपने ये कहीं पहले भी सुना हुआ है, 11th में कुछ इससे रिलेटेड कोई चीज थी, आप कमेंट करोगे कि वो क्या था, कुछ ट्राइंगल जैसा था आई थिंक सो, तो मैंने हिंट दे चुका है, यू शुड रिमेम्बर इट, क्या था वो कमेंट डाउन, ओके। उसकी क्या थ्योरी थी, उसने क्या दिया था, ठीक है। नाउ कार्ल रॉजर्स, दिस इज अ न्यू नेम, उन्होंने क्या कहा था पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। कार्ल रॉजर्स ने क्या कहा था कि फुल्ली फंक्शनल पर्सन एक मेन रोल प्ले करता है, यू नो, फुल्ली फंक्शनल पर्सन इज द लिमिट, कि एक पर्सन को फुल्ली फंक्शनल
बनना पड़ता है आफ्टर डेवलपिंग हिज और हर पर्सनैलिटी। मेन फोकस उसका फुल्ली फंक्शनल पर्सन पे था। ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। फुल्ली फंक्शनल पर्सन में उसने क्या था कि फुलफिलमेंट जो है ना, दैट इज अ मोटिवेटिंग सोर्स फॉर डेवलपमेंट। अगर आपको पता है कि मैं अगर ये चीज करूंगा तो मेरे को ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मेरी फुलफिल हो जाएगी, तो जैसे ही मुझे वो चीज फुलफिलमेंट मिलती है, उसके लिए मेहनत करता हूँ एंड देन वो चीज मुझे मिल जाती है, वो चीज में फुलफिल हो जाती है। जैसे ये होता है, ये मोटिवेटिंग सोर्स है, इससे पर्सन फुली फंक्शनल पर्सन बिकमिंग की तरफ चल पड़ता है। ही वर्क्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ फुल्ली फंक्शनल पर्सन थ्रू फुलफिलमेंट। नेक्स्ट इज की इनबॉर्न टेंडेंसी टू सेल्फ एक्चुअलाइज। पर्सन में, हर पर्सन में जो इनेटली गुड है, उसमें इनबॉर्न टेंडेंसी होगी सेल्फ एक्चुअलाइज होने की। सब ये चाहते हैं कि भाई मेरे को घर मिले, बंगला मिले, खाने पीने का रहे, मेरे आसपास मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, मैं सोशल इश्यूज पे बोलूँ, मैं इतनी मेरे पास पावर हो। एवरीवन वांट्स दिस, राइट। एंड यही चीज रॉजर्स ने कही कि every person has a inborn tendency to self-actualize. Next, he said he made two basic assumptions. इसने क्या बोला, assumption दिया कि behavior, हमारा behavior, किसी भी person का behavior is always goal directed and worthwhile. कुछ भी काम करूंगी मैं, वो गोल डायरेक्टेड होगा। ये हमने पहली पिछली काफी सारी अप्रोचेज एंड थ्योरीज में भी ये पॉइंट पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज दैट सेकेंड assumption उसका क्या था कि people will always choose, people who are innately good will always choose adaptive and self-actualizing behavior. हर कोई जो अंदर से अच्छा होगा, innately जो good होगा, वो क्या चूज करेगा, वो चूज करेगा सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। वो चूज करेगा कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं ऐसी मेहनत करूं। देखो, हम काफी सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, काफी सारे लोगों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो चीज मेक देम अ पार्ट, ठीक है। उसको अगर एक टाइम के लिए साइड में रख के सोचे, हर कोई क्या चाहता है, हर कोई किस लिए काम करता है, हर किसी की नीड, हर किसी की वांट क्या है, टू बिकम समथिंग इन देयर लाइफ, टू हैव अ स्टेबल लाइफ। कुछ लोगों की कुछ और ड्रीम्स है, सबके एक ड्रीम है ना, सब एट द एंड सेल्फ एक्चुअलाइज बनना चाहते हैं, सब एट द एंड उस ड्रीम तक पहुंचना चाहते हैं। ये दो बेसिक assumption थे। नेक्स्ट चीज उसने क्या, उसने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ दिया। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। He gave the concept of ideal self. दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार ही खत्म होके सारे एक्सप्लेन करके फिर मैं बताती हूँ इस पूरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। आइडियल सेल्फ में उसने क्या कहा कि एक आइडियल सेल्फ होता है, हर किसी का आइडियल सेल्फ होता है। आइडियल सेल्फ क्या, जो हम सोचते हैं कि भाई आइडियली इतनी मेहनत करने के बाद मुझे इस पोजीशन तक पहुंचना है, दैट वुड बी मी सक्सेसफुल। हर किसी ने सोचा ये चीज, वो ही उस पर्सन का आइडियल सेल्फ होता है। अब इस आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ मतलब जो मैं अभी हूँ, जिस स्टेज पे मैं अभी हूँ, वो रियल सेल्फ में अगर बहुत ज्यादा डिसरिस्पेंसी हो जाती है ना, आप बहुत ज्यादा या तो ओवरथिंक करके बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, और जब आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, देयर इज अ डिफरेंस इन इट, वो चीज नहीं पहुंच पाओगे आप लोग, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है। मतलब आप ये सोचो कि कोई गरीब है, वो डे ड्रीम कर रहा है कि भाई मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, तो कभी ना कभी तो वो सपना टूटेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं बन सकता, ऑब्वियसली बन सकता है, बट देयर आर वेरी लेस चांसेस, राइट। तो जब वो चीज टूटती है, जब वो आपके दिमाग में वो चीज आती है कि यार इट्स नॉट ट्रू, इट्स जस्ट अ ड्रीम, तब ये डिसरिस्पेंसी होती है ना, तो अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन आती है पर्सन की लाइफ में। अनहैप्पीनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन, डिसरिस्पेंसी बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। नेक्स्ट चीज उसने क्या बोली, सोशल इन्फ्लुएंसेस का रोल। कल्चरल थ्योरी में भी ये चीज थी, कल्चरल अप्रोच में भी ये चीज थी कि सोशल इन्फ्लुएंसेस का मेजर रोल रहता है एक पर्सन के डेवलपमेंट में। अगर अच्छी पॉजिटिव सोशल सपोर्ट होगा पर्सन के पास, तो उसका सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई रहेगा। क्या होता है सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, दिमाग में दोबारा रिवाइज करो वो चीज क्या होती है, स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने, याद करो। हाई सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल रहेगा पर्सन एंड ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस रहेगा। पर्सन डरेगा नहीं, पर्सन ये करेगा, वेलकम करेगा नए चैलेंजेस को, नई चीजों को इन अ पर्सन्स लाइफ। Last and the sixth point which Carl Rogers said was unconditional positive regard and client-centered therapy. उसने क्या कहा, unconditional positive regard. What is unconditional positive regard? मतलब आप क्लाइंट को उसमें चाहे कितनी कमियां हो,
ठीक है, चाहे वो कितना ही गलत इंसान हो आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना पीओवी साइड में रखो और उस पर्सन को पॉजिटिव रिगार्ड दो, उस पर्सन को वैलिडेशन दो, उस पर्सन को ऐसा कि नहीं यू आर राइट, आई एम विद यू, आई विल ऑलवेज बी विद यू, उसको अनकंडीशनली, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट थिंकिंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग, विदाउट थिंकिंग कि आपको क्या मिलेगा, आप उसे बस पॉजिटिव रिगार्ड दो विदाउट एनी कंडीशन, देन दैट पर्सन विल डेवलप, पर्सनालिटी उसकी डेवलप होगी, उसको रिलैक्सिंग फील होगा। और उस चीज के लिए उसने क्या बनाई, क्लाइंट सेंटर थेरेपी उसने दी, कि क्लाइंट को फोकस करके उस पर थेरेपी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये चीज थी। दिस वाज कार्ल रॉजर्स। अब हम चलते हैं अब्राहम मैस्लो पे। पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कीवर्ड, सबसे पहला है फुल्ली फंक्शनल पर्सन, कीवर्ड। नेक्स्ट इज टू बेसिक असम्पशंस में आएगा हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर, next is ideal self, next is unconditional positive regard and client centered therapy। ये सारे इसके की पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये सारे की पॉइंट्स बोलने हैं, दैट्स इट। ये की पॉइंट्स से क्या आ जाओगे, नंबर पूरे आपके, आई कैन गारंटी यू दैट। अगर कार्ल रॉजर्स का है, अगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्वेश्चन में है तो आपको दोनों का बताना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा और करने पड़ेंगे। वो किसके, अब्राहम मैस्लो के। अब्राहम मैस्लो ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, जो उसने बताया था मोस्टली हमने 11th में पढ़ चुका था, बाकी मेन कुछ उसमें रोल नहीं है। लेट्स सी उसने कहा क्या था, मेनली इसका मेन पॉइंट्स क्या है। तो अब मैस्लो ने क्या कहा कि उसने कहा था, चलो मैं बता ही देती हूँ, वो ट्रायंगल इज हायरार्की ऑफ नीड। उसने हायरार्की ऑफ नीड दी थी जिसमें हाईएस्ट लेवल क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसने क्या कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक कार्ल रॉजर्स सेड। उसने कहा कि इट इज पॉसिबल बाय एनालाइजिंग मोटिवेशंस दैट गवर्न आवर लाइफ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे पॉसिबल है, कि हम मोटिवेशंस को एनालाइज कर दें, कि हम किस चीज के लिए मोटिवेट होते हैं जो हमारी लाइफ को गवर्न करे। ठीक है, कि हम क्या चीज ऐसी जिससे मोटिवेट होते हैं, जिससे हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये चीज अगर हम एनालाइज कर देंगे तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। He saw a side of man which was optimistic and positive. उसने कहा कि हर मैन में, हर पर्सन में एक पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक साइड होती है। ठीक है, विच ही सेड कि जिसमें सर्वाइवल नीड्स जो होती है ना, वो तो होती है कॉमन, मैन और एनिमल्स में कॉमन होती है, बिलोंगिंगनेस, बायोलॉजिकल, ये जो नीचे वाली 3 नीड्स थी ना, वो तो कॉमन होती है, एनिमल्स को भी चाहिए होती है वो, और ह्यूमंस को भी चाहिए होती है। तो क्या ऐसी चीज है जो ह्यूमंस और एनिमल्स को डिफरेंट बनाती है अकॉर्डिंग टू मैस्लो? इट वाज द परस्यूट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ नीड्स का परस्यूट एक एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होती है ह्यूमन लाइफ की, जब उसको ये परस्यूट की तरफ चलता है पर्सन, कि भाई मैं बिलोंगिंगनेस नीड्स मुझे मिल चुकी हैं, बायोलॉजिकल नीड्स मुझे मिल चुकी है, मेरे पास रोटी कपड़ा मकान है, अब मुझे सेल्फ एक्चुअलाइज होना है, अब मुझे कुछ बनना है, अब मुझे कुछ एक लेवल ऑफ सोसाइटी पे पहुंचना है। दिस इज व्हेन द जर्नी ऑफ एक्चुअल ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स according to Maslow. So this was humanistic approach. This was it for this video. बहुत easy थी ये तीनों approach and I think so आपको easy समझ में आ भी गई होगी। कोई doubt हो तो do comment. I will definitely see that and answer to it. And next उसमें हम start करते हैं, next video lecture में हम start करेंगे personality assessment, जो कि actually it is very interesting, कुछ बहुत important है और कुछ बस पढ़ने की है and very interesting. They are really like you would get shocked sometimes कि भाई इससे कोई कैसे समझ सकते हैं हमारी पर्सनालिटी क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत क्रेजी होने वाला है। ठीक है, तो बहुत क्यूरियसली आप उस वीडियो लेक्चर को देखना, सून वो आने वाला है। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय।